हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता दें, यदि आप एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरे विषयों की अध्ययन करना चाहते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिर मैथ, इंग्लिश हो, सभी विषयों को इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप इस चैनल से आपको कुछ लाभ मिलता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी, ग्रुप को भी जरूर शेयर करिएगा ताकि हमें कुछ फायदा मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वेल फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। हम लोग पूरी स्टडी करेंगे, लाइन बाय लाइन पूरा इस किताब को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? मतलब किताब लिखने वाले ने यह कहा है कि उन वस्तुओं को बताइए जो गांव में या चाहे शहरों में हमें आराम पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं। ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। देखिए, जो आराम शब्द लिया गया एक्चुअली लिया गया है संसाधन से। ठीक है, यह संसाधन लिया गया है और संसाधन क्या है इसी को जानने के लिए, ठीक है, ये आराम शब्द को या फिर यूज प्रयोग शब्द को आप पढ़ेंगे। कोई चीज क्या, हर चीज जो हमारे प्रयोग में आती है क्या संसाधन हो सकती है? हाँ, संसाधन है क्या, विकास क्या है, इसके बारे में विधिवत आपको व्याख्या नीचे दी गई है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए अनिवार्य प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ठीक है, कहा जा रहा है हमारे पर्यावरण में जो भी उपलब्ध है, हो गया, यानी जो भी वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, यानी प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को, किसको, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या करे, प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पे हमारी नीड्स की बात हो रही, हमारी नीड्स की, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी प्रत्येक वस्तु जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है और जिनको बनाने के लिए पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। क्या भाई, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। हाँ, उसको बनाने के लिए पास क्या है, प्रौद्योगिकी है, उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है, यानी जिसको हम खरीद सकते हैं, यानी आर्थिक रूप से हम खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, और सांस्कृतिक रूप से मान है, यानी कि हमारे डेली लाइफ में इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो वह क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। यहाँ पे कई बातें आ गई। पहली बात क्या थी, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है, पहला ये है। दूसरी बात क्या कहा इन्होंने, जिसको बनाने के लिए क्या है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तीसरी बात क्या है, आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आर्थिक रूप से क्या हो, संभाव्य हो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तीसरी बात क्या, चौथी बात क्या है, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ये बात है, यानी जो संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी हमारी पहली बात तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हो, और आर्थिक रूप से संभाव्य हो, मतलब आर्थिक रूप से उसको खरीद सके, पहचान सके। ठीक है, खरीद कर ला सके, और जो मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी सांस्कृतिक रूप से इसको स्वीकार किया गया हो।
ठीक है, तो ऐसे वस्तु को ही हम संसाधन कहेंगे। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए किसी वस्तु के संसाधन होने की क्या उपयोगिता होनी चाहिए, क्या कौन से कथन सत्य है, तो पहली बात तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो, आर्थिक रूप से क्या हो संभाव है, और सांस्कृतिक रूप से क्या हो मान्य हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए भाई, यहां कहा जा रहा है कुछ ही संसाधन कैसे बदलता है। पहले मानव क्या करता है, हो गया, पहले कोई भौतिक पर्यावरण से कोई प्राकृतिक वस्तु ढूंढेगा, ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए संस्थाएं बनाएगा और प्रौद्योगिकी, यानी मानव किसी चीज को संसाधन बनाने के लिए तीन चीज जरूरत है, यानी भौतिक पर्यावरण में रखी हो वस्तु, ठीक है, इसके लिए हमें एक संस्था, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, संस्था चाहिए जहां पर उसका क्या किया, उसको प्रौद्योगिकी कर सके, उसको टेक्नोलॉजी में क्या कर सके, टेक्नोलॉजी द्वारा बना सके। ये तीन चीज होगी तब क्या होगा, कोई व्यक्ति किसी चीज को संसाधन में बदल सकता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यानी यह कहा जा रहा है कि हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया, यानी जो उनका रूपांतरण होता है, ठीक है, जो उसकी रूपांतरण प्रक्रिया है कैसे होगी, कि हम पहले क्या करें, उसके लिए प्रकृति से वस्तु लाएं, उसको उसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी यूज करें, और टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए क्या चाहिए, हमें संस्थाएं चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, आपस में कोरिलेट है, संबंधित है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव क्या करता है, मानव जो है प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। यानी कि आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी मानव ने क्या किया, मानव ने प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति के साथ क्या किया भाई, क्रिया किया, यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके उस पर कोई क्रिया किया। अब उसको और तेजी से बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या किया भाई, ताकि उस देश की आर्थिक विकास संभव हो, आर्थिक विकास बढ़े, आर्थिक विकास और तेज हो, उसके लिए उसने क्या किया, संस्थाओं का निर्माण किया। क्या किया, संस्थाओं का निर्माण किया। ठीक है, तो ये बातें हैं, यानी मानव ने प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया किया, या टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रौद्योगिकी के साथ मतलब प्रकृति के साथ क्रिया किया, और अपने आर्थिक विकास के लिए, किसके विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए उसने इंस्टीट्यूशन खड़ा किए, यानी संस्थाएं खड़ा की। देखिए दोस्तों, पहले आपको हिंदी मिलेगा, उसके बाद आपको वीडियो इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलते हैं, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। हाँ, मतलब क्या आप भी अन्य लोगों की तरह संसाधनों को ही प्राकृतिक उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है, संसाधन क्या हर चीज नहीं बन सकता ना, संसाधन वही होगा अगर जो आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। हमने इतनी बातें बताई है चारों, यही बात यहाँ देखा जाए तो संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, यानी मानवीय क्रिया जिसमें मानव एक्टिविटी करता हो उसमें शामिल होता है, तब वो कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिताओं को पूरा कर रहा है, वो तब कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी रखा गया हो, तब उसके लिए आर्थिक रूप से संभाव हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी उनकी क्रियाओं का ही परिणाम है मानव की। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव खुद में भी क्या है, संसाधन है। मानव क्या खुद में भी एक संसाधन है, क्योंकि वही तो वस्तुओं को संसाधन बदलता है, तो खुद जब संसाधन बनेगा तो ना करेगा। तो वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। वे यानी मानव मानव क्या करते हैं, पर्यावरण पाए जाने वाला कोई पदार्थ है उसको किसे बदलेगा, संसाधन बदल देगा, तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। उनका भी क्या करते हैं, ये लोग प्रयोग करते हैं मानव। इन संसाधनों का वर्गीकरण देखिए किस पर किया गया, इस संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कैसे संसाधन है, यानी उत्पत्ति ओरिजिन के आधार पर देखो जैव है, हो गया बायोटिक और अबायोटिक, जैविक
जैव और अजैव दो है उत्पत्ति के आधार पर। इसको हम समझेंगे पूरा विधिवत में। समाप्यता के आधार पर क्या है, नवकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य। ये नवकरणीय योग मतलब इसको हम फिर से रिन्यूएबल बना सके, और नवकरणीय इसको हम फिर से दोबारा उत्पन्न या फिर बना न सके, समाप्यता के आधार पर, खत्म होने के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है राइट, अधिकार के आधार पर, ठीक है, अधिकार के आधार पर। अधिकार मतलब स्वामित्व मतलब क्या होता है, अधिकार। अधिकार के आधार पर देखा जाए तो संसाधन तीन प्रकार के, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये चार है, सॉरी 1 2 3 4, ये चार संसाधन है, ठीक है। यानी स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन मतलब पर्सनल, सामुदायिक कमेटी के लिए, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर, विकास के स्तर में देखा जाए तो संसाधन संभावी है, विकसित है, भंडार है और संचित कोष है, ठीक है। इन चार भागों में संसाधन को बांटा गया है, ठीक है। तो आइए कुछ दिया गया संसाधन पहले वर्गीकरण कैसे किया गया है इसको देखा जाए। संसाधनों को दो भागों में, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक में क्या है, नवीकरणीय योग्य है और अनवीकरणीय, क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। फिर देखिए नवीकरणीय योग्य संसाधन में क्या है, जो सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल, ये हमेशा सतत रहते हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये नवीकरणीय योग फिर से नए हो जाते हैं, तो प्रवाह इसमें रहती है, सतत रहते हैं पवन और जल। और प्राकृतिक मतलब अनवीकरणीय में, प्रकृति में एक और है अनवीकरणीय मतलब जिसको फिर से हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है, ये जो खत्म हो गए तो खत्म हो जाएंगे। इसमें दो चीजें हैं, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय मतलब हो मतलब जिसको उत्पन्न नहीं कर सकते हो, उसका हम, वो धातु है, इसको हम कन्वर्ट करते रहते हैं, चक्रीय रूप में बदलते रहते हैं, निश्चित रूप में, ठीक है। और यहाँ पर अचक्रीय मतलब होता है कि यह संसाधन लिमिटेड है, एक न एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे जीवाश्म ईंधन ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। ओके, आगे देखिए नवकरणीय योग में दो थे, सतत प्रवाह पवन और दूसरा जैव संसाधन है। जैव में कौन है भाई, जैव में प्राकृतिक वनस्पति है, वन है और वन्य जीव है, क्या है, वन्य जीव। ओके, तो प्राकृतिक वनस्पति, वन, ठीक है, और वन्य जीव, ये सब क्या है, जैव संसाधन, बायोटिक है। और मानवीय संसाधन में क्या है, संरचनाएं एवं संस्थाएं, ये मानवीय संसाधन, यानी मानव ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। और मात्रा, गुणवत्ता, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों किसके हैं, मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यह है संसाधनों का वर्गीकरण। आगे बढ़ते हम लोग, संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भाई जीवन की गुणवत्ता बनाए रखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, संसाधन को अब सही तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए, यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हमको क्या करना है, उसको कैसे अच्छा बनाए और उसको और क्वालिटीफुल कैसे बनाए, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाए, इसके लिए भी संसाधनों का विकास हमें समझना होगा, ठीक है। यानी ये संसाधन ही करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की क्या है, देन है, क्या है, संसाधन क्या है, प्रकृति की देन है। ऐसा माना जाता था कि संसाधन क्या है भाई, प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। भाई देखिए ये बात तो सही है कि आज हमारे देश में ऐसे कई जगह है जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, पेड़ पौधे की संख्या कम हो रही है, जीव जंतु की संख्या कम रही है। ये मतलब हमको प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने क्या, मानव ने क्या किया, इसका अंधाधुंध उपयोग किया, ठीक है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। क्या है, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। ये जो व्यक्ति खूब लालची थे, जो चाहते थे कि मैं दिन दुगना रात चौगुना कमाऊं, यानी कि लालच में आकर के उन्होंने संसाधनों का खूब ह्रास किया, खूब संसाधनों का क्या किया, ह्रास किया। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए। इन संसाधन क्या हुआ, कुछ लोगों के हाथ में चले गए, जिससे समाज दो हिस्सों यानी संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में क्या हो गया, बट गया। यानी जिन लोगों के हाथ में चले गए, जो लोग धनी हो गए, वो लोग भाई जिनके हाथ में चले गए वो लोग क्या हो गए, धनी हो गए और संसाधन संपन्न हो गए, ठीक है। और वो कुछ लोग जिनके पास संसाधन नहीं था, क्या वो संसाधन ही हीन हो गए, यानी गरीब हो गए। यानी इस प्रकार हमारा समाज जो क्या हुआ, अमीर और गरीब में क्या हो गया, बट गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, ठीक है। यानी संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट क्या हो गया है, पैदा हो गया है,
जिससे जैसे भूमंडलीय तापन यानी पृथ्वी का गर्म होना, भूमंडलीय ताप का बढ़ना, ओजोन परत अब अच्छा है यानी ओजोन परत का हो गया अच्छा होना, हो गया उसका खत्म होना, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ना और भूमि निम्नीकरण, और भूमि का निम्नीकरण होना भी कहीं न कहीं ये क्या है, मनुष्य मानव के द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने का परिणाम है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, ये क्रियाकलाप है, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। भाई सही बात है, अगर हम संसाधन की गुणवत्ता पहचानेंगे नहीं और उसको विश्व के आगे फ्यूचर के लिए उसको ध्यान देंगे नहीं, तो लोग कैसे समझेंगे कि यह संसाधन किसी काम के लिए है, किसी चीज के लिए है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये संसाधन क्या है इसको जानना जरूरी है, और ये संसाधन मानव जीवन की गुणवत्ता को ही बनाए रखेगा संसाधन। इसलिए हमें विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो समाज में जो संसाधन है उसका सही ढंग से वितरण होना चाहिए, ताकि वो समाज के हर वर्ग लोग उसका फायदा उठा सके। ठीक है, यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी इस भविष्य के खतरे में पड़ सकता है। हो गया, हमारी पृथ्वी क्या होगी, भविष्य के खतरे में, भविष्य में खतरे पड़ सकता है। यानी कि अगर इसी तरह लोग जो धनी वर्ग लोग हैं, अगर उनके पास संसाधन चले जाए तो संसाधनों का क्या करेगा भाई, वो खत्म कर देंगे, वो जल्दी क्या करेगा, संसाधनों को खत्म कर देंगे। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी जीवन का अगर हम अस्तित्व बनाना चाहते हैं, आने वाला फ्यूचर भी हमारा आराम से रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें संसाधनों की उपयोग की योजना बनाइए। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, जब मान लो किसी घर में कोई सैलरी आ रहा है तो क्या होता भाई, हम लोग क्या करते हैं भाई, एक प्लान बनता है कि इतना इतना खर्च होगा, हो गया, तभी तो फैमिली चलती है, परिवार का खर्चा चलता है। तो यही बात कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि जो संसाधन हमारे पास है, हो गया, जो मानव जीवन के अगर अस्तित्व को, फ्यूचर को बनाए रखना चाहती है, तो उसके लिए हमें संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना सीखना होगा ना। उसके लिए एक नया तरीका बनाना होगा, सबको टाइम के अकॉर्डिंग बांटना होगा। ठीक है, सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का ही एक हिस्सा है। अब आ गया वर्ड जो इसका लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सतत अस्तित्व। सतत अस्तित्व मतलब ये वस्तुएं जो है लगातार यदि फ्यूचर में रहना चाहती है तो सतत पोषणी विकास का ही उसको फॉलो करना होगा। सतत पोषणी विकास यानी इंसान को, मानव को सतत पोषणी विकास के रास्ते पर चलना होगा। यानी संसाधनों का इतना ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करना होगा जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और वो बाकी फ्यूचर के लिए बचे रहे। किसके लिए, फ्यूचर, भविष्य के लिए भी वो बचा रहे, तब वो कहीं ना कहीं सतत पोषणी विकास के रूप में जाना जाएगा। देखिए सतत पोषणी विकास क्या कहलाता है, ये बहुत अच्छी बात है, परिभाषा दे दी गया। सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है, सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, हो गया, मतलब ये विकास की बात करें, एक ऐसा विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो, यानी बिना पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए ही वो ऐसा विकास मतलब होता जाए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। आजकल क्या है, आज की जो वर्तमान की जो भविष्य की पीढ़ियां है, मतलब आज की जो पीढ़ियां है क्या है, ये आज के लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारे संसाधनों का बहुत गलत तरह से दोहन करें, यूज कर रहे हैं। तो ऐसा विकास आगे लंबे समय तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है, यानी ये सतत पोषणी आर्थिक विकास हमें क्या बताता है कि विकास को ऐसे यूज करो, ऐसे संसाधनों का ऐसा यूज करो, पर्यावरण को, उसको कोई नुकसान न पहुंचे, पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों, मतलब आज की जो, ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है आज की, वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी भविष्य भी उनका क्या हो, जनरेशन विकास करता जाए भविष्य में, अगले जनरेशन के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जाए, रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, 1992 में, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, यानी कि ये
1992 में 100 से अधिक जो राष्ट्र थे, कंट्री थे, वो ब्राजील के शहर कहाँ मिले? रियो डी जेनेरो। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और कहा जाता है कि सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इसका किया गया था ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या कहता है इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने एक सेकेंड, हाँ, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यानी कि जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पर जो संगोष्ठी चल रही थी उस पर क्या हुआ है, घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई, यानी जो भी भूमंडलीय वन सिद्धांत है उसको पालन करेगा। कौन? रियो डी जेनेरो। ये पहला ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था इसका गठन। फिर देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसमें अच्छी काम हुई कि बात कहा गया है, और जैव विविधता के लिए, और क्या भूमंडलीय सिद्धांतों पर सहमति जताई, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया, यानी एजेंडा 21 यहाँ पर बनाया गया रियो डी जेनेरो पृथ्वी संवत 1992 में। यह एक घोषणा है कि जिसे 1992 ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ब्राजील का जो शहर था रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना, यानी भूमंडलीय सतत पोषण विकास के समय हासिल करना है। और यह कार्यकारी सूची है जिसका उद्देश्य क्या है? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है, तो ये एजेंडा 21 जो है ये कब आया था? 1992 के ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो उसमें आया था। और किसने पेश किया था? हो गया किसे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। हो गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट। देखिए भाई, तो पर्यावरण, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो सम्मेलन में तत्वाधान में क्या हुआ भाई? राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इसको स्वीकार किया गया था एजेंडा 21 को। और इसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना, यानी कि हमें सतत पोषण विकास हासिल करना, यानी कि फ्यूचर में विकास करता रहे, इसलिए संसाधनों का लिमिटेड यूज हो। पारस्परिक, इसका कार्यकारी सूची क्या है? जिसका उद्देश्य समान हितों, यानी सबके हितों की बात करना, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय, यानी हर छोटे लेवल का जो बॉडी है अपने स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, ये चाह। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग वीडियो को पार्ट वाइज पढ़ेंगे, काफी लंबा लेसन है ये। तो हमारा वीडियो 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे या उससे अधिक थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा ही छोटा सा बनाऊंगा ताकि आप लोग पूरा पढ़ लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।